हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं 20 सितंबर यानी कल के डेट में जो साइंस के प्रश्न पूछे गए आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। तीनों शिफ्टों को मिला दो तो टोटल 75 क्वेश्चंस होने चाहिए, लेकिन इस वीडियो में आपको मिलेंगे 57 क्वेश्चंस। इसमें भी एक सवाल मैंने एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, यानी कि 56 क्वेश्चंस है जो मैंने कलेक्ट किया हुआ है, जहाँ से भी आपने कहा था पिक करने को वहाँ से। अब सारे 75 सवाल जो है ये आपको कोई नहीं करवा पाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद स्टूडेंट को सारे क्वेश्चंस थोड़ी ना याद होते हैं। जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, लेंदी होते हैं, वो स्टूडेंट को नहीं याद रह पाता है। तो 75 के 75 क्वेश्चंस आपको पता पड़ जाए ये पॉसिबल नहीं है, और अगर कोई करवाता भी है तो समझो उसमें कुछ मिलावट है ना, अशुद्धि है उसमें। खैर 75 नहीं, 57 ही सही, 56 ही सही। हम लोग इन सारे प्रश्नों को देखते हैं और साथ में देखेंगे बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स, है ना, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखेंगे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित। और ये सारे फैक्ट्स जो है आपके एनसीईआरटी के हैं। कुछ एक आध ऐसे हैं 2-4 लाइनें जो मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं जो एनसीईआरटी की नहीं है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो पीडीएफ है ये आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? ये पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। मैं सारे पीडीएफ जो भी मुझे अपलोड करने होते हैं वो टेलीग्राम चैनल पर ही मैं अपलोड करता हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। उस टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे आप और पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, लेकिन पीडीएफ उसी को मिलेगा जो वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को आप लाइक कर देना अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, और अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना। लाइक और डिसलाइक आप कुछ भी कर सकते हो, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ आपको कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। ये जो पीडीएफ है ये आपको काफ़ी मज़ा आएगा पढ़कर, काफ़ी मेहनत से मैंने तैयार किया है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। खैर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्नों को। पुष्प का प्रजनन भाग कौन से होते हैं? पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर जो है ये नर जनन भाग है, स्त्री केसर मादा जनन भाग है। आवृत्त बीजी का जनन अंग पुष्प होता है। एक लिंगी पुष्प जैसे कि पपीता है, तरबूज है। उभयलिंगी पुष्प गुड़हल है, सरसों है। एक लिंगी पुष्प यानी कि या तो स्त्री केसर होगा या फिर पुंकेसर होगा। उभयलिंगी यानी कि एक ही पुष्प में दोनों होंगे, मादा जनन भाग और नर जनन भाग। मादा जनन भाग को हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं या फिर अंडप या फिर पिस्टिल बोलते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। यह पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है। ये स्त्री केसर है, इनके 3 हिस्से हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। यह पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है। अंडाशय सबसे नीचे होता है, वर्तिकाग्र सबसे ऊपर होता है, बीच में वर्तिका। नर जनन अंग को पुंकेसर बोलते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। ये पुंकेसर है, इसके 2 हिस्से हैं, परागकोश और तंतु। इसमें पराग कण बनते हैं, है ना, पोलेंस बनते हैं। मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है? जो मशरूम है ये मृतोपजीवी है ना, मृतोपजीवी। जो मशरूम है ये कवक है। तो कवक जगत के बारे में कुछ बातें देखते हैं, जानते हैं। इस जगत के जीव जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं। परपोषी में कुछ मृतोपजीवी होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं। मृतोपजीवी क्या करते हैं? ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। परजीवी जीवित जीव द्रव्य पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं। कोशिका भित्ति इनमें कैटीन शर्करा की बनी होती है। शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट। तो कोशिका भित्ति कैटीन की बनी होती है। उदाहरण कौन कौन से हैं देख लो कवक जगत के अंदर, बहुत सारे हैं। यहाँ मैंने वो लिखे हैं जो एनसीईआरटी क्लास 10th में मेंशन है। सैक्रोमाइसीज जिसे हम लोग ईस्ट बोलते हैं। जो कवक होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन जो ईस्ट है ये एक कोशिकीय कवक है। मोल्ड है, एगैरिकस है यानी कि मशरूम और पेनिसिलियम। लाइकेन कवक और नीलहरित शैवाल के बीच सहजीवी संबंध, नीलहरित शैवाल बोल दो या फिर साइनोबैक्टीरिया बोल दो। जो लाइकेन होते हैं वायु प्रदूषण का सूचक होते हैं। फलों में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में पाया जाता है? साइटोकाइनिन पाया जाता है। पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं देख लो। ऑक्सिन जड़ और तने के शीर्ष में पाया जाता है। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना ऑक्सिन का काम है। इसके कारण पौधे प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं। जिबरलिन तने की लंबाई में वृद्धि करवाता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करना इनका मुख्य काम है। फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है, तो यहीं से आपका प्रश्न पूछा गया था। एब्सिसिक अम्ल यह वृद्धि संदमन करने वाला हार्मोन है, यानी कि वृद्धि अवरोधक है। ये वृद्धि को रोकता है प्लांट्स के अंदर, एब्सिसिक एसिड। लेकिन ये प्लांट के हित में होता है, ऐसा नहीं है कि वृद्धि रोक करके प्लांट का नुकसान करवाता है। इसके कारण पत्तियां मुरझा जाती है। उसके बाद है इथाइलिन। इथाइलिन एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है। कच्चे फलों को प्राकृतिक रूप से पकाता है इथाइलिन हार्मोन। मनुष्यों में किडनी किसे निस्संदिग्ध करती है यानी किसे फिल्टर करती है? मनुष्यों में जो किडनी है वो यूरिया और यूरिक एसिड को फिल्टर करती है हमारे ब्लड से। मानव किडनी के बारे में देखते हैं।
किडनी मूत्र का निर्माण करती है। मूत्र निर्माण का मुख्य उद्देश्य रुधिर से यानी कि ब्लड से नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया और यूरिक एसिड रुधिर से अलग हो जाएं। तो किडनी में मूत्र बनता है। मूत्र बनने के पीछे कारण क्या है? हमारे ब्लड में जो नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ है जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, इसे हमारे ब्लड से फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग होती है। रुधिर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेफड़ों में जाकर के अलग होती है, लेकिन ब्लड में जो यूरिक एसिड है, यूरिया है, वो हमारी किडनी में जाकर के अलग होती है, जिससे मूत्र का निर्माण होता है। किडनी में अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिससे वृक्काणु कहते हैं। वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन। तो किडनी के अंदर मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? नेफ्रॉन में होता है। मूत्राशय, वृक्क, मूत्रमार्ग और मूत्रवाहिनी के सही क्रम में, इन सबको सही क्रम में लगाएं, ऐसा एक क्वेश्चन था। तो क्या होगा? सबसे पहले देखो, ऊपर में 2 किडनी है, इसमें मूत्र बना। मूत्र बनने के बाद जो ये मूत्रवाहिनी है, इनसे होकर के ये जो मूत्र है ये मूत्राशय में आएगा। उसके बाद मूत्राशय से मूत्र जो है ये मूत्रमार्ग के द्वारा होते हुए बाहर निकलेगा। तो वृक्क सबसे पहले संख्या में 2 है, मूत्रवाहिनी संख्या में 2 है, मूत्राशय 1 है, मूत्रमार्ग 1 है। मूत्रमार्ग से वीर्य भी बाहर आता है और मूत्र भी बाहर आता है। जो मूत्रमार्ग है ये आपको मिलेगा शिश्न में यानी कि लिंग में, पुरुषों के अंदर। नेफ्रॉन का पिक्चर देकर के सवाल पूछा गया था। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनमें है ग्लोमेरुलस, ये आपको याद रखना है। बोमन्स कैप्सूल, बोमन संपुट आपको याद रखना है। संग्राहक वाहिनी आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर मेंशन नहीं है हेनली का लूप, इसे हम बोलते हैं हेनली की लूप। तो ये 1 बोमन ग्लोमेरुलस, ये 2 बोमन संपुट, ये संग्राहक वाहिनी, और ये है 4 नंबर लूप ऑफ हेनली यानी कि हेनली की लूप। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जहाँ से क्वेश्चंस जो है फ्रेम किए जाते हैं ज़्यादातर। तो ये याद रखें, ये वृक्काणु की संरचना है। जो नेफ्रॉन जो होते हैं वो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, या फिर बोल दो उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन की स्टडी को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। तो यूरिन का जो निर्माण है, जो मूत्र का निर्माण है, ये किडनी के अंदर नेफ्रॉन में ही होता है। कोशिका भित्ति का कार्य है, कोशिका भित्ति का कार्य है कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना और फटने से बचाना। कोशिका भित्ति के बारे में कुछ बातें हैं, देखते हैं यहाँ पर। लगभग सभी जीवों के कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ को छोड़कर, जैसे जंतु कोशिका और माइकोप्लाज्मा। जीवाणु के अंदर, कवक के अंदर, पादपों के अंदर, इन सब के अंदर कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। जो माइकोप्लाज्मा है ये भी जीवाणु ही है, लेकिन ये अपवाद है, इनके पास कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका की सबसे बाहरी आवरण है और यह मृत होती है। जैसे कोशिका झिल्ली जो होती है वो जीवित होती है, कोशिका भित्ति मृत होती है। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यह पौधों को संरचनात्मक और दृढ़ता प्रदान करता है। कौन? सेलुलोज। कोशिका भित्ति अपेक्षाकृत कम तनोविलियन यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर कोशिका होगी ना तो क्या होगा कि उसके बाहरी वातावरण से जो पानी है ये कोशिका के अंदर घुस जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा? कोशिका जो है ये फूलेगी, फैलेगी, तो ये कोशिका जो है फट सकती है। तो कोशिका भित्ति जो है फटने से बचाती है। गर्भ निरोध से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था नहीं मालूम। गर्भ निरोध के जो तरीके हैं उन सबको हम लोग देखते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो है प्रश्न जो है काफ़ी सारे पूछे गए हैं। 2 विधियां हैं, एक तो है अस्थायी विधि और एक है अस्थायी विधि। पुरुष क्या कर सकता है? कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकता है, ये यांत्रिक अवरोध उत्पन्न करेगा। महिला क्या कर सकती है? लूप या कॉपर टी का इस्तेमाल कर सकती है, ये यांत्रिक अवरोध उत्पन्न करती है लूप। गोली, अगर महिला गोली खाती है इससे क्या होता है? हार्मोन संतुलन में परिवर्तन होता है। अस्थायी विधि यानी कि सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा, है ना, सर्जिकल मेथड है ये। पुरुष नसबंदी जिसे हम लोग वैसेक्टमी बोलते हैं, इसमें शुक्र वाहिका को अवरुद्ध कर दिया जाता है। शुक्र वाहिका से होकर के जो स्पर्म है ट्रैवल करता है। महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टमी बोलते हैं, इसमें फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध कर दिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में टेप दिया गया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मैंने आपको ये सवाल करवाया भी हुआ है। मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने में संकरण कराया गया तो F2PD में शुद्ध लंबे, ध्यान देना यहाँ पर शुद्ध लंबे पूछा गया है, सीधा ये नहीं है कि लंबे। और बौने पौधे का अनुपात क्या होगा? लंबा पौधा है जो कि शुद्ध है, हमें कैसे मालूम शुद्ध है? क्योंकि यहाँ पर जो इसका जीनोटाइप है वो कैपिटल टी है ना। अगर कैपिटल T स्मॉल t होता तो ये लंबा तो होता लेकिन ये शुद्ध नहीं होता।
बौने पौधे हमेशा शुद्ध होते हैं क्योंकि इसका जीनोटाइप स्मॉल टी होता है। तो ये है हमारे जनक प्लांट यानी कि पेरेंट प्लांट्स है ये आपस में निषेचन करते हैं, तो ये सारे बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ पर सारे के सारे लंबे पौधे होते हैं प्रथम पीढ़ी में, सारे के सारे प्रभावी होते हैं प्रथम पीढ़ी में, ये याद रखिएगा। ये सारे के सारे लंबे हैं लेकिन सबका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, यानी इनमें से कोई भी शुद्ध नहीं है। जैसे यहाँ पर शुद्ध था ना कैपिटल टी, यहाँ पर देखो कोई भी शुद्ध नहीं है, सब कैपिटल टी स्मॉल टी है। ये है F1 पीढ़ी के, हमसे F2 पीढ़ी में जाकर के पूछा गया है। F2 पीढ़ी में आ जाओ। जैसे हमने ये प्लांट उठाया और इसी में हमने निषेचन करवा दिया, यानी कि 100 निषेचन करवा दिया, है ना, 100 निषेचन करवा दिया, 100 परागन करवा दिया। तो लंबा पौधा हमने 100 परागन कराया, जो हमें F1 में मिला था उसी में से एक को उठाया और 100 परागन कराया, इसलिए यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी। F2 पीढ़ी में देखो क्या मिला, 3 लंबे पौधे मिले हैं और 1 बौना पौधा मिला, लेकिन इस 3 में शुद्ध तो एक ही है, वो है ये कैपिटल टी। बाकी ये दोनों तो शुद्ध नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये शुद्ध नहीं है और एक बौना है। हमसे सवाल पूछा गया शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधे जो हैं F2 पीढ़ी में उसका अनुपात पता है। तो शुद्ध लंबा तो भाई एक ही है, और बौना भी एक ही है, तो 1:1 हमारा आंसर हो जाता है। सिंपली सवाल अगर ये होता कि लंबे पौधे और बौने पौधे जो मिले उनका अनुपात क्या है, तो 3:1 हो जाता है, क्योंकि लंबे तो यहाँ पर 3 हैं। मेंडेलीव ने जब अपना आवर्त सारणी दिया तब किसकी खोज नहीं हुई थी, अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी है उनसे संबंधित हम लोग कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखते हैं। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडेलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक पर अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अत्यंत सक्रिय है तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बना। यहाँ से एग्जाम में ऑलरेडी सवाल आ चुका है। मेंडेलीव के आवर्त सारणी में 63 तत्व थे, 8 समूह और 6 आवर्त हैं। एनसीईआरटी में आप देखना मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी है जो दी गई है उसमें 8 समूह है और 6 आवर्त हैं। किसी किताब में 7 आवर्त है, मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में 8 समूह और 6 आवर्त दे रखे हैं। जो आवर्त सारणी मेंडेलीव की बनाई गई है एनसीईआरटी बुक में आप देखना 8 समूह और 6 आवर्त हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 8 समूह 6 आवर्त लिखा है। तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, ऐसा मेंडेलीव ने कहा था। मेंडेलीव की आवर्त सारणी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यहाँ से भी जो प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। जब मेंडेलीव ने अपना आवर्त सारणी दिया तब अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, यहीं से प्रश्न पूछा गया आपका। मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया था। मेंडेलीव ने एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। एका बोरोन मेंडेलीव ने जिसे कहा था उसके स्थान पर आधुनिक आवर्त सारणी में स्कैंडियम मिलेगा। एका एल्यूमिनियम जिसे कहा था वहाँ पर गैलियम मिलेगा। एका सिलिकॉन जहाँ पर कहा था वहाँ पर जर्मेनियम मिलेगा। अब ये एक रिएक्शन दी गई थी, किसका अपचयन हो रहा है ये सवाल पूछा गया था, तो बहुत ही आसान है। अपचयन या अवकरण हम किसे बोलते हैं? हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति या फिर बोल दो ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन कहलाता है। उपचयन या ऑक्सीकरण हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का ह्रास या ऑक्सीजन का जुड़ना ये उपचयन कहलाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, ये जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन छोड़ करके चला गया, बचा यहाँ पर जिंक। तो अगर ऑक्सीजन छोड़ करके चला गया यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया तो ये अपचयन हो जाएगा। तो जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। कार्बन में जाकर के ऑक्सीजन जुड़ा है तो कार्बन का क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाएगा। अब एक ही रासायनिक अभिक्रिया के अंदर उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। जिसका अपचयन होगा उसे हम उपचायक कहेंगे या फिर ऑक्सीकारक कहेंगे, और जिसका उपचयन होगा उसे हम लोग अपचायक या अवकारक कहेंगे। यहाँ देखो जिंक ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो रहा है? जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है ना, तो इसे हम लोग उपचायक बोलेंगे, उपचायक। कार्बन का यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बन का यहाँ पर उपचयन हो रहा है, तो इसे हम लोग अपचायक बोलेंगे, अपचायक। अपचायक बोले तो रिड्यूसिंग एजेंट, और ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सोडियम क्लोराइड, जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे दे करके पूछा गया था कि यहाँ पर क्या बनेगा, तो बेकिंग सोडा बनता है। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या फिर इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं।
इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल जो है ये एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो ये सारे मिलकर के जो है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। इसी को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो ये रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। जब हम खाना पकाते हैं उस समय क्या होता है कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। और देखते हैं बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा का उपयोग जो है बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग पाउडर बनता है बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल के रिएक्शन से, या फिर बोल दो मिश्रण से, है ना। बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल के मिश्रण से। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो ये अभिक्रिया होती है। ये एक साथ यहाँ पर क्या है, ये है आपका बेकिंग सोडा और ये H+ आया है टार्टरिक अम्ल से, तो ये एक साथ यहाँ पर है आपका बेकिंग पाउडर। जब इसमें जल मिलाएंगे या फिर इसको गर्म करेंगे तो ये इसके अंदर जो है टूट जाता है बेकिंग पाउडर। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अम्ल का सोडियम लवण। तो अगर हम टार्टरिक अम्ल लेंगे तो टार्टरिक अम्ल का सोडियम लवण मिलेगा। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर उठाया जा सकता है। इससे ये मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण जो पाव रोटी है, केक है, ये स्पंजी हो जाते हैं, फूल जाते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संघटक है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल एज एंटासिड किया जाता है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अग्निशामक यानी कि आग बुझाने वाला यंत्र। आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व मौजूद हैं? आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व है, जिसमें कि 94 जो तत्व है वो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। तो 94 हमारा यहाँ पर आंसर होता है। परमाणु संख्या पर आधारित है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कहे जाते हैं मोसले, और आवर्त सारणी के जनक कहे जाते हैं मेंडलीव। केवल आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी में जो प्रथम समूह है उसमें जो धातु आते हैं उसे हम लोग क्षारीय धातु बोलते हैं। द्वितीय समूह जो धातु आते हैं उसे हम क्षारीय मृद धातु बोलते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे हमारे क्षारीय धातु हैं। और क्षारीय मृद धातु बोलते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सबको। समूह 17 के तत्व को हम लोग हाइड्रोजन तत्व बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सारे हैं। समूह 18 के तत्व को हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं, अक्रिय तत्व बोलते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन, ये सारे जो है ना ये रेडियोधर्मी तत्व हैं, जिसको मैंने दूसरे रंग से दिखलाया है। आवर्त सारणी के अंदर जो अंतिम तत्व है वो है ऑर्गेनेशन, एटॉमिक नंबर 118, ये आपको मिलेगा समूह 18 में। C3H4 किस तरह का कार्बनिक यौगिक है? तो यह है एल्काइन। CnH2n-2 ये एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। अगर हम यहाँ पर n की जगह पर 3 लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुने में 2 6 और -2 4, C3H4। तो ये है एल्काइन। एल्काइन में भी कौन सा? प्रोपाइन। ये है प्रोपाइन। बंद कार्बन श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं? बंद कार्बन श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक को साइक्लिक यौगिक बोलते हैं या फिर साइक्लिक कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम बोलते हैं एल्केन को। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं एल्कीन को। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और एल्काइन को भी हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं। इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र ये होता है CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक को हम लोग एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक साइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। साइक्लिक यौगिक में भी एरोमेटिक यौगिक हो सकता है और एलिसाइक्लिक यौगिक हो सकता है। यानी एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक ये दोनों साइक्लिक ही होते हैं, और जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं उसे हम लोग एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। ये रिएक्शन दी गई थी, कौन किसको विस्थापित कर रहा है? तो ये तो आप जानते ही हो अच्छे तरीके से। यहाँ देखो आयरन है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया और अपना विलयन बना लिया। यहाँ पर देखो ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है ये ब्लू होता है,
ये ब्लू होता है, नीले रंग का होता है। जब हम इसमें आयरन डालते हैं तो धीरे धीरे ये नीला रंग जो है गायब हो जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का विलयन जो है फेरस सल्फेट के विलयन में बदल चुका होता है। तो यह एक एकल विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें लोहा तांबा को उसके विलयन से विस्थापित कर रहा है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, सक्रियता श्रेणी है। हर ऊपर वाली जो धातु है वो अपने से नीचे वाली धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर सकती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? नमी के संपर्क में आने पर यह जिप्सम में बदल जाएगा और कठोर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये जिप्सम है। जिप्सम का फॉर्मूला ये होता है, जब हम इसको 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित करने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें हम जल मिलाएंगे, वापस से जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम अगर बन गया तो ये हार्ड हो जाएगा। तो अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को, जो कि चूर्ण है, सफ़ेद चूर्ण है, इसे हम नमी के संपर्क में डाल दें, खुला छोड़ दें, तो धीरे धीरे जो वायुमंडल में, जो वायु में नमी है, मॉइस्चर है, जलवाष्प है, उसके साथ धीरे धीरे रिएक्शन करके ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। यौगिक का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? देखो, आणविक द्रव्यमान बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से, आणविक द्रव्यमान बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक का क्या होता है? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है या बढ़ती है? इनमें है परमाणु क्रमांक, प्रभावी नाभिकीय आवेश, अधात्विक गुण, आयनीकरण ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये सारे जो है आवर्त सारणी में, जब हम आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये सारे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे जो मैंने यहाँ पर लिखा है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता या बढ़ती है, तो इनमें है कोशों की संख्या, परमाणु त्रिज्या या आकार और धात्विक गुण। धावन सोडा में जल के कितने क्रिस्टल अणु होते हैं? 10 होते हैं। धावन सोडा या फिर धोने का सोडा, यह है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जैसे आपने देखा था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया गया था, ऐसे ही इसे भी सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था कि बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है ना। तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यानी सोडियम कार्बोनेट में हमने क्या किया, जल के अणु जोड़ दिए 10, तो ये जो हमें मिला इसी को हम लोग धावन सोडा बोलते हैं, धोने का सोडा बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। धोने के सोडे के उपयोग देखो क्या क्या है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो ये सारे उपयोग है जिसके ऊपर ना जाने कितने सारे सवाल आपके अभी तक पूछे जा चुके हैं। पेंटेनॉल किसका सदस्य है? पेंटेनॉल ये अल्कोहल परिवार का सदस्य है। अल्कोहल है ना, अल्कोहल, जो अल्कोहल के सदस्य होते हैं उनके नाम के अंत में ओल लगा होता है ना, ओल। जैसे देखो प्रोपेनॉल है, ये पेंटेनॉल है, इथेनॉल, मेथनॉल, ये सारे। हेलो एल्केन किसे बोलते हैं? अगर एल्केन में आपके ये हैलोजन तत्व लगे हो तो उसे हम लोग हेलो एल्केन बोलते हैं। जैसे मान लो क्लोरीन लगा हो तो हम नाम से पहले क्या करेंगे, क्लोरो लगा देंगे। हेलो एल्केन के केस में हम लोग क्या करते हैं, नाम में स्टार्टिंग में ही क्लोरो, ब्रोमो आदि ये सारे लगा देते हैं। तो ये पूर्व लग्न होते हैं। क्लोरोप्रोपेन, जैसे कि ब्रोमोप्रोपेन। यहाँ देखो एल्कोहल में हमने लास्ट में लगाया है ओल, यहाँ देखो हमने ब्रोमो, क्लोरो स्टार्टिंग में ही लगा दिया हुआ है। तो हेलो एल्केन के केस में क्लोरो, ब्रोमो ये सारे जो है हम लोग प्रीफिक्स के तौर पे लगाते हैं। बाकी सारे में हम लोग सफिक्स के तौर पर लगाते हैं, लास्ट में लगाते हैं। हेलो एल्केन का मतलब मैंने आपसे कहा, एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाना है, उसके जगह पर हैलोजन तत्व लगा देना है। जैसे यहाँ देखो मेथ, एथ, प्रोप, ये प्रोपेन था, यहाँ पर पहले एक हाइड्रोजन था, इसको हटा दिया गया और क्लोरीन लगा दिया गया, तो ये क्लोरोप्रोपेन हो गया। एल्डिहाइड के सदस्य जो होंगे उनके नाम के अंत में आपको अल दिखेगा, जैसे कि प्रोपेनैल नहीं होगा, ये प्रोपेनल होगा। आप जानते ही हो हिंदी में उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख देते हैं ये लोग। प्रोपेनल है ना, प्रोपेनल, अंत में अल होना चाहिए। कीटोन के सदस्य जो होंगे उनके नाम में आपको ओन दिखेगा, जैसे यहाँ देखो प्रोपेनोन है, ओन।
कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनके सदस्य के नाम के अंत में ओइक अम्ल दिखेगा, ओइक एसिड, ओइक अम्ल। जैसे यहाँ देखो प्रोपेनोइक अम्ल, तो अंत में है ओइक अम्ल। एल्कीन, एल्कीन में आप जानते ही हो नाम के अंत में इन होता है, जैसे कि प्रोपीन। एल्काइन के केस में नाम के अंत में आइन होता है, जैसे कि प्रोपाइन। और एल्केन में क्या होता है, एन होता है ना, एन, जैसे कि मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारे। उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या उत्पाद मिलता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, लवण और जल मिलता है। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, क्षारक प्लस अम्ल मिलकर के लवण और जल बनाते हैं। 220 वोल्ट 15 एम्पियर वाले सप्लाई में 100 वाट के कितने बल्ब लगा सकते हैं? एक बल्ब की जो शक्ति है वो 100 वाट है। जो सप्लाई दिया गया है वहाँ से कुल कितनी शक्ति आ रही है वो निकाल लो, उसमें भाग लगा दो इस 100 वाट से। तो कुल बल्ब बराबर क्या हो जाएगा, कुल शक्ति जो सप्लाई किया गया है बट्टे में एक बल्ब की शक्ति। कुल शक्ति जो है इतनी सप्लाई की गई है, हमने कैसे निकाला, P बराबर VI से। एक बल्ब की कितनी शक्ति है उससे हमने भाग लगा दिया, तो टोटल 33 संख्या में बल्ब हो जाएंगे। ये सवाल मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर डाले हुए हैं अपने मन से, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है। 220 वोल्ट पे 5 एम्पियर का फ्यूज का उपयोग करते हुए 60 वाट के कितने बल्ब सुरक्षित जल सकते हैं? सेम कॉन्सेप्ट है। कुल बल्ब कैसे निकालेंगे हम, कुल शक्ति जो सप्लाई किया गया, कुल शक्ति जो सप्लाई किया गया P = V × में I। देखो 5 एम्पियर का फ्यूज लगाया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 एम्पियर ही मैक्सिमम सप्लाई किया जा सकता है, 5 एम्पियर ही मैक्सिमम सप्लाई किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो कुल शक्ति जो है, कुल शक्ति वो इतनी ही सप्लाई की जा सकती है। तो टोटल जो है इतनी पावर जो है सप्लाई की जा रही है। एक बल्ब की जो पावर है वो है 60, तो हमने भाग लगा दिया, तो टोटल जो है इतने बल्ब आए, फ्रैक्शन में आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इंटीग्रल पार्ट है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैक्सिमम 18 बल्ब जला सकते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से हैं, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कौन से हैं? प्लास्टिक है, कीटनाशक जैसे कि DDT, कांच इत्यादि, ये सारे वो पदार्थ जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु है, कवक है द्वारा कर दिया जाता है, उसे हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लकड़ी है, फल है, सब्जी इत्यादि, ये सारे जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। वो पदार्थ जिनका अपघटन सूक्ष्म जीव नहीं कर पाते हैं उसे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे प्लास्टिक, कांच, DDT इत्यादि, ये सारे जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ होते हैं, यह लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। यदि फोकस दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? देखो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, 2 गुने में फोकस दूरी। ये हमारा दर्पण है, ये ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है, ये फोकस है और ये है वक्रता केंद्र, है ना। तो ये जो दूरी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग R बोलते हैं। ये जो दूरी है इसी को हम लोग F बोलते हैं, और ये जो F है ये R/2 होता है। तो वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुने में फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है, यानी ये ध्रुव है हमारा P पोल। फोकस दूरी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी है, ये फोकस के बीच की दूरी है। यदि किसी गोलीय दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, अभी हम लोग ने देखा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, यानी कि वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। अगर वस्तु का वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो वस्तु को कहाँ पर रखा जाना चाहिए और यह दर्पण कौन सा है? देखिए वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब ये आपको केवल अवतल दर्पण में ही मिलेगा, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होता है ना, और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, कभी भी बड़ा नहीं बनता है। तो जैसे ही आवर्धित प्रतिबिंब बोल दिया यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बोल दिया, जैसे ही वास्तविक बोल दिया उल्टा बोल दिया, सीधा समझ जाओ कि अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण में केवल और केवल हमें ये सारे मिलते हैं, सीधा, आभासी, छोटा। तो हमें ये मालूम चला कि अवतल दर्पण है। अब वस्तु को कहाँ पर रखा जाना चाहिए? जो R है हमारा वो 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से F निकल करके आ जाएगा कितना,
R/2 से 20 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के हम लोग क्या करेंगे, बीच में डालेंगे। और जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ वो क्या है, बड़ा है, वास्तविक है, उल्टा है। तो वस्तु को डालेंगे हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये दूरी 40 सेंटीमीटर है और ये दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है। हम वस्तु को कहाँ डालेंगे, यहाँ। हमें जो है यहाँ पर ये लिखना चाहिए था, इसको काट दो, 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच, है ना। 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच, 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच, यानी कि यहाँ पर। क्योंकि अगर आप यहाँ पर डालोगे ना, यहाँ पर पोल और फोकस के बीच में, तो याद रखना ये एकलौता केस है। पोल और फोकस के बीच में हम डालेंगे तो ये एकलौता केस है जब आपको आभासी और सीधा प्रतिबिंब मिलेगा। अवतल दर्पण के केस में, उत्तल में तो हमेशा ही आभासी और सीधा होता है, लेकिन अवतल दर्पण के केस में एकलौता केस है जब हम वस्तु को पोल और फोकस के बीच में डालते हैं तो हमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब मिलता है और ये साइज में बड़ा होता है। बाकी देख लो, सारे में क्या है, वास्तविक और उल्टा है। तो जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में डालेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब हम फोकस पर डालते हैं तो भी प्रतिबिंब जो है बड़ा ही बनता है, लेकिन वो अत्यधिक बड़ा होता है ना, अत्यधिक बड़ा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है और अनंत पर बनता है। तो ऑप्शन जो दिया गया होगा वो किस प्रकार से होगा, उस पर डिपेंड करता है कि जो आंसर होगा हमारा किस प्रकार से होगा। कोई प्रकाश किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है तो अभिलंब यहाँ स नहीं अ होगा, अभिलंब से दूर हट जाती है, तब ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक होगा। ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, यानी कि हमें बी का अपवर्तनांक चाहिए तो बी ऊपर जाएगा, म्यू बी का अपवर्तनांक हम ऊपर लिखेंगे। ए के सापेक्ष चाहिए तो ए हम नीचे लिखेंगे, यानी कि ए का अपवर्तनांक हम नीचे लिखेंगे। इसके बारे में हमसे पूछा गया है। यह माध्यम ए कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा, और ये विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तभी ऐसा होता है कि वो अभिलंब से दूर भागती है। यहाँ देखो अभिलंब से दूर भाग रही है ना, अगर मान लो अभिलंब से दूर ये नहीं भागती, अपवर्तन नहीं होता, तब प्रकाश की किरण जो है ऐसे सीधे निकल जाती, ऐसे सीधे निकल जाती है ना, इस एंगल पर, लेकिन अभिलंब से ये दूर भागी है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो यह अभिलंब से दूर भागती है। और सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है, यानी जो माध्यम ए है, इसका मैंने म्यू ए मान लिया और इसका अपवर्तनांक हमने म्यू बी मान लिया। सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो ज़्यादा होता है, तो सघन माध्यम हमारा कौन है, ए है, तो इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। हमें ये रेशियो चाहिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ म्यू ए से भाग लगा देते हैं, ये हमारा कट जाएगा, म्यू बी म्यू ए <1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होता है। समतल दर्पण से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था नहीं पता। देख लेते हैं समतल दर्पण से संबंधित कुछ तथ्यों को। परावर्तन के जो नियम होते हैं वो गोलीय पृष्ठों पर तो लागू होते हैं, साथ में सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, पार्श्व परावर्तित होता है, यानी लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा, राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा। एक तो होता है उल्टा, उल्टा का मतलब हुआ कि ऊपर वाला नीचे दिखेगा, नीचे वाला ऊपर दिखेगा। पार्श्व परिवर्तित का मतलब लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा, राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा। मान लो आपसे पूछा जाता है कि फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या समतल दर्पण की क्या होती है, तो अनंत, और आवर्धन 1 होता है। आवर्धन 1 का मतलब क्या हुआ, आवर्धन 1 का मतलब जो प्रतिबिंब का आकार है, जो वस्तु का आकार है, वो आपस में बराबर है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडल के बदलते घनत्व के कारण वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसके कारण तारे की आभासी स्थिति उसके वास्तविक स्थिति से भिन्न होती है और तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं।
अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं देख लो कौन कौन से हैं। तारे का टिमटिमाना, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य का दिखना, वास्तविक सूर्योदय के बाद 2 मिनट तक सूर्य का दिखना, जल में लकड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, जल में सिक्का का उठा हुआ प्रतीत होना, जल में डूबे नींबू को साइड से देखने पर वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होना, इंद्रधनुष के बनने में अपवर्तन होता है, आंतरिक परावर्तन होता है, विक्षेपण होता है। याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है, केवल आंतरिक परावर्तन हम लोग बोलेंगे। उसके बाद अपवर्तन और विक्षेपण। यदि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, यदि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन ये है, वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आवर्धन हमें 1.5 यहाँ पर दिया गया है। वस्तु दूरी आप हमेशा लेंगे ऋणात्मक, वस्तु दूरी आपको हमेशा ऋणात्मक लेना है, चाहे लेंस हो दर्पण हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, वस्तु दूरी आप हमेशा ऋणात्मक ले लेंगे। आवर्धन बराबर सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई बराबर माइनस वी/यू। अगर लेंस होता तो हम लोग सिंपली वी/यू लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर दर्पण है तो माइनस वी/यू। उसके बाद हमने यहाँ वैल्यू पुट किया, एम की जगह पर 1.5 है, वी हमें चाहिए क्योंकि हमसे पूछा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यू हमारा -30 सेंटीमीटर है, यहाँ से हमारा वी 45 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ पर देखो, ये जो वी है हमें पॉजिटिव मिला है, ये जो वी है हमें पॉजिटिव मिला है, धनात्मक मिला है। धनात्मक कब होगा? जो चिन्ह प्रपाटी है वो हमें क्या कहता है? वो हमें ये कहता है कि ये जो पोल है इसको आपको क्या मानना है? ओरिजिन मानना है आपको, ओरिजिन। ये हमारा -x है और ये x है। जब हम +x में जाते हैं तब मापी गई दूरी जो है वो धनात्मक होती है। तो अगर हमें यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी धनात्मक मिली है, इसका मतलब यही हुआ ना कि इस प्रतिबिंब दूरी को मापने के लिए हमें इधर की ओर जाना होगा, इधर की ओर जाना होगा। मतलब जो प्रतिबिंब है ये दर्पण के पीछे बना है, ये दर्पण के पीछे बना है। और अवतल दर्पण में एक ही केस ऐसा है जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और वो है ये। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना, एकलौता केस जब प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है वो है जब वस्तु को हम पोल और फोकस के बीच में डालते हैं। पोल और फोकस के बीच में जब हमने डाला तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। प्रतिबिंब दूरी मापने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से हम ऐसे चलेंगे, यानी कि पॉजिटिव x में चलेंगे, और पॉजिटिव x में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। देखो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है वो बड़े आकार का है ना, आवर्धित है। तो जब भी आवर्धित प्रतिबिंब बनता है यानी प्रतिबिंब का साइज बड़ा होता है, जो m का मान होता है वो आपको 1 से बड़ा मिलेगा। और हमें सवाल में दिया भी गया था जो आवर्धन है वो 1.5 गुना है, मतलब प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार का 1.5 गुना है, बड़े साइज का है। तो बड़े साइज का देखो यहाँ पर बना भी। जो आवर्धन का चिन्ह है, जो आवर्धन का चिन्ह है ये देखो, ये पॉजिटिव है। आवर्धन का चिन्ह जो है ये धनात्मक हमें बताता है कि वस्तु सीधा है। तो सब कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है इस पिक्चर में कि प्रतिबिंब बड़े साइज का है, प्रतिबिंब जो है सीधा है। तो सब कुछ यहाँ पर क्लियर है। एकलौता केस जिसमें अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है वो है पोल और फोकस के बीच में जो हम वस्तु को डालते हैं। तो प्रतिबिंब दूरी धनात्मक का अर्थ ये हुआ कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तब प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, ये दर्पण के केस में। यदि लेंस में प्रतिबिंब लेंस के पीछे बना, यदि लेंस में प्रतिबिंब लेंस के पीछे बना तो यह वास्तविक और उल्टा होगा। तो ये आपको याद रखना है। दर्पण के केस में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। लेंस के केस में लेंस के पीछे बना तो वास्तविक और उल्टा होगा। अब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आवर्धन का चिन्ह, मैंने आपसे कहा कि अगर आवर्धन का चिन्ह ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। आवर्धन का चिन्ह अगर धनात्मक हो तो प्रतिबिंब सीधा होगा, सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है। आवर्धन का मान 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब का साइज बड़ा होगा वस्तु के साइज से। आवर्धन का मान 1 से छोटा हो तो प्रतिबिंब का साइज छोटा होगा। आवर्धन का मान 1 के बराबर हो तो प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होगा, जैसा कि हम लोगों ने समतल दर्पण में देखा। अवतल दर्पण के केस में अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर डालेंगे ना तो हमें ये वाला केस, ये वाला जो है प्रतिबिंब यहाँ पर मिलेगा, यानी आवर्धन तब हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि जब हम वक्रता केंद्र पर डालते हैं तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है, समान साइज का ही बनता है। अब यहाँ पर देखो एक और नोट, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस का आवर्धन हमेशा 1 से छोटा और धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो हमेशा ही छोटा होता है,
इसीलिए जो आवर्धन मिलेगा आपको, आवर्धन का मान वो 1 से छोटा मिलेगा। हमेशा सीधा और आभासी होता है, इसीलिए जो m का मान मिलेगा वो आपका पॉजिटिव मिलेगा। सेम केस यहाँ पर अवतल लेंस में हो जाएगा। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है और सीधा और आभासी बनता है। तो ये उत्तल दर्पण अवतल लेंस दोनों के लिए सही है कि आवर्धन हमेशा 1 से छोटा होगा और धनात्मक होगा चिन्ह। यदि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -2 है और वस्तु दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी है? अब देखो यहाँ पर m बराबर -2 है, जो m का चिन्ह है वो ऋणात्मक है, मतलब क्या हुआ? m का चिन्ह ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है ना। और m का जो मान है अगर हम चिन्ह को हटा दें तो 1 से बड़ा है, तो प्रतिबिंब आवर्धित है। प्रतिबिंब जो है वस्तु के साइज का 2 गुना है। यूँ मैंने आपसे कहा कि आपको हमेशा ही ऋणात्मक लेना है, बिना कुछ सोचे समझे। वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक लेंगे। प्रतिबिंब दूरी निकाल सकते हैं, m = -v/u से हमने यहाँ पर ये लिखा है -mu। वैल्यू पुट किया, -40 सेंटीमीटर हमारा प्रतिबिंब दूरी निकल करके आएगा। हमें तो वक्रता त्रिज्या चाहिए ना। लेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, लेंस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमने यहाँ पर ये प्रतिबिंब दूरी यहाँ पर हमने निकाला उसको यहाँ पर पुट किया, वस्तु दूरी हमने यहाँ पर पुट किया, वैल्यू हमारा यहाँ पर -40/3 आया। -40/3 जो f है हमारा वो देखो यहाँ पर हमें ऋणात्मक मिला है। f ऋणात्मक किसका होता है दर्पण के केस में? कॉनकेव। दर्पण हो या लेंस हो, दोनों के केस में कॉनकेव ही होता है। कॉनकेव यानी कि अवतल, है ना, मतलब दर्पण जो है अवतल है। एक बार जब हमें f मिल गया तो यहाँ से हम r बराबर 2f करके निकाल सकते हैं वक्रता त्रिज्या। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल करके आएगा। एक तार की लंबाई 1 मीटर है, प्रतिरोध 50 ओम है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.3 मीटर स्क्वायर है। यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़कर 0.6 मीटर स्क्वायर हो जाए तो प्रतिरोध किस प्रकार प्रभावित होगा? क्या हुआ यहाँ पर? 0.3 मीटर स्क्वायर से बढ़ करके 0.6 मीटर स्क्वायर हो चुका है, यानी कि जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये डबल हो चुका है। तो आप जानते हो r जो है अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो अगर हमने a को डबल किया है, तो इसे क्या करना पड़ेगा? प्रतिरोध को आधा करना होगा। इसीलिए यहाँ पर 25 ओम, क्योंकि उल्टा संबंध है। अगर हमने इसको डबल किया है तो इसे हम आधा करेंगे। यदि किसी तार की लंबाई 5 गुना और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 9 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा। तो R = ρl/a होता है। R डायरेक्टली L के होता है, R इन्वर्सली A के होता है। तो मान लो पहले जो भी प्रतिरोध रहा होगा वो क्या हो जाएगा? हमने लंबाई को 5 गुना किया तो सीधा संबंध है, प्रतिरोध भी 5 गुना हो जाएगा। हमने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है 9 गुना किया, उल्टा संबंध है, तो ये 1/9 हो जाएगा। तो जो भी प्रतिरोध रहा है पहले उसका अब 5/9 हो जाएगा। परिनालिका से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। विद्युत धारावाही परिनालिका के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। विद्युत धारावाही परिनालिका मतलब परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, क्षण चुंबक की तरह यह व्यवहार करती है। एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर ध्रुव भी बदल जाते हैं। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक समान नहीं, समांतर, है ना, समांतर, सीधी और समदूरस्थ होते हैं, है ना। ऐसे समानांतर होते हैं, सीधी होते हैं और समान दूरी पर होते हैं। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, जबकि बाहर में ठीक विपरीत हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ध्रुव पर अधिक होता है। परिनालिका के भीतर नर्म लोहे का कोर डाल देने पर यह विद्युत चुंबक कहलाएगी। देखिए, जो विद्युत धारावाही परिनालिका है वो बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है ना। नॉर्थ पोल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है और साउथ पोल में जाकर के एंटर कर रही है। तो बाहर में डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ और भीतर में अंदर में है साउथ से नॉर्थ। और क्षण चुंबक में भी ऐसा ही होता है। बस क्षण चुंबक में क्या होता है कि जो उत्तर ध्रुव है वो हमेशा उत्तर ध्रुव ही रहेगा, जो दक्षिण ध्रुव है वो हमेशा दक्षिण ध्रुव ही रहेगा। लेकिन परिनालिका में क्या होगा, हम विद्युत धारा की दिशा बदलेंगे तो उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव में और दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव में परिवर्तित हो जाएगा। बाकी सारा कॉन्सेप्ट जो है सेम है।
छड़ चुंबक की तरह। 30 वाट और 50 वाट के दो बल्ब समानांतर में लगे हो तो कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा चमकेगा? देखो समांतर में लगे होते हैं तब क्या होता है, अधिक शक्ति वाला बल्ब ज़्यादा चमकेगा। जैसे हमारे घरों में होता है, ज़्यादा वाट का बल्ब लेकर आते हैं, ज़्यादा चमकता है। अगर श्रेणी में लगा हो तब सबसे कम शक्ति वाला ज़्यादा चमकेगा। तो 30-50 ये शक्ति है, समानांतर में लगाया गया है, तो जिसके पास ज़्यादा शक्ति है वो ज़्यादा चमकेगा। 6 ओम और 4 ओम के प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से लगे हैं तो परिपथ में कितना धारा का प्रवाह हो रहा है? 6 ओम और 4 ओम के प्रतिरोधक है, श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों का आर नेट कितना आ जाएगा? 6 और 4 10 ओम। वी हमारा है 12, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? वी बटे में आर नेट हो जाएगा। वी हमारा है 12 और आर नेट है 10, तो ये 1.2 एम्पियर। 180 वाट का कोई विद्युत उपकरण रोज 5 घंटे तक 30 दिनों तक उपयोग में लाए जाते हैं, तो महीना का बिजली बिल क्या आएगा यदि 1 यूनिट के लिए बिजली कंपनी 5 रुपया लेती है? तो ऊर्जा चाहिए हमें, शक्ति गुने में समय, हमें चाहिए किलोवाट आवर में, क्योंकि हमें यूनिट के हिसाब से यहाँ पर रेट दी गई है। शक्ति है हमारे पास 180 वाट, हम लोग इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे 1000 से भाग लगा करके। 5 घंटे हमें समय दिया गया है, लेकिन ये 1 दिन के लिए है, हमें 30 दिन के लिए चाहिए, तो 30 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 0 से ये 0, ऊपर के 2 0 से नीचे का 2 0 खत्म हो जाएगा। ये हमारा आया यहाँ पर 18 गुने में 5 गुने में 3 और बट्टे में 10। ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट और ये 9 टाइम्स में, तो 9 3 27। ये 27 किलोवाट हमारा निकल करके आया, यानी कि 27 यूनिट। 1 यूनिट का दाम कितना है? 5 रुपया। तो इतने यूनिट का कितना हो जाएगा? 5 7 35, 5 दूनी 10, 3 13, 135 रुपया ये पूरे महीने का बिजली बिल निकल करके आएगा। छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? चुंबक के भीतर, छड़ चुंबक के भीतर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की क्या विशेषता है? ये सारी विशेषताएं हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पढ़ लेना आप। बंद वक्र होती है, एक दूसरे को नहीं काटती है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। सारी बातें जो है वीडियो पॉज कीजिए और पढ़िए। ये छड़ चुंबक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है वो है सेम वही है जो आपने देखा परिनालिका के केस में। जब प्रकाश हवा से पानी में गुजरता है तब क्या होता है? प्रकाश हवा से पानी में गुजरता है तो हवा और पानी में सघन माध्यम कौन है? पानी है। विरल माध्यम कौन है? तो विरल माध्यम से प्रकाश जब सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा, है ना। अभिलंब की ओर देखो झुक गया, अगर नहीं झुकता तो ऐसे सीधे निकल जाता, लेकिन झुक गया अभिलंब की ओर, अभिलंब के पास आ गया। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता पर प्रश्न पूछा गया था, तो ये सारी विशेषताएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनकी ये विशेषताएं हैं। अगर आपको इतना याद है तो आप हर तरह का प्रश्न बना दोगे, चाहे कैसा भी पूछ दे चुंबकीय क्षेत्र रेखा की विशेषता पर प्रश्न आप बना दोगे। 1/6 ओम के 7 प्रतिरोधक समानांतर क्रम में लगे हैं तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? कैसे निकालते हैं हम लोग? Rp = R/N। संख्या में कितने हैं? 7 हैं। प्रत्येक का जो प्रतिरोध है वो 1/6 है ना। 1/6 है तो ये 6 नीचे जाएगा, तो 1/42 ये ओम हो जाएगा। और अगर श्रेणी क्रम में होता तो सिंपली N × में R करते हैं। यदि 220 वोल्ट सप्लाई से 2.2 किलोवाट शक्ति मिल रहा तो प्रतिरोध कितना होगा? तो P = V² R होता है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? यहाँ से हमें शक्ति दी गई है 2.2 किलोवाट, तो इसको हम वाट में चेंज करेंगे। V² यानी कि 220 गुने में 220 और बट्टे में R, हमें R चाहिए, तो R बराबर हो जाएगा 220 गुने में 220 बट्टे में 2200। काटाकुटी मचाओ यहाँ पर, 22 ओम हमारा आंसर। अब ये सारे ओम के प्रतिरोधक हैं, इसे इस तरह जोड़ा गया कि एक बार न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हुआ और एक बार अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हुआ। प्रतिरोध होगा तो आपको चाहिए अगर मैक्सिमम प्रतिरोध, तो हम सबको लगाएंगे श्रेणी क्रम में, सबको जोड़ दो श्रेणी क्रम में,
2 + 3 + 4 + 6 + 12, 2 3 5 4 9 15 और 12 कितना हो जाएगा 17, 10 27। तो ये जो है 27 ये हमारा आर मैक्स है। और इसी में आपको मिनिमम चाहिए तो हम सबको जोड़ेंगे समानांतर क्रम में, यानी 1/2, 1/2। सबसे पहले ये इसको काटो। सबसे पहले हम यहाँ पर 1/RP निकालेंगे। 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/6 + 1/12 सॉल्व करके देखना, आपका निकल करके आएगा RP 3/4। यदि विभवांतर 3 वोल्ट हो और विद्युत धारा 0.1 एम्पियर हो तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R = कितना हो जाएगा? V बराबर होता है I × में R, तो R बराबर हो जाएगा हमारा V/I। V है 3, करंट है 0.1, तो ये 30 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये 4 हमारे पास यौगिक दिए गए थे, बताना था किसमें सहसंयोजक बंध होगा। सहसंयोजक बंध कौन बनाएगा? देखो ये सारे जो हैं ये हमारे आयनिक यौगिक है। सब में देखो धातु अधातु, धातु अधातु, धातु अधातु, तो धातु और अधातु जो है आपस में मिलकर के आयनिक यौगिक बनाते हैं। ये जो है सहसंयोजक यौगिक है क्योंकि इनमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से स्थानांतरण होता है, तो ये हमारा आंसर होता है। आयनिक यौगिक की विशेषताएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखिए। जो आयनिक यौगिक होते हैं ठोस तथा कठोर होते हैं, दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है इनका, सामान्यतः जल में ये घुलनशील होते हैं, लेकिन जो केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, इन समय ये अघुलनशील होते हैं। गलित अवस्था में, यहाँ पर होगा गलित अवस्था में और जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आवर्त 3, 4, 5 और 7 में तत्वों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो आवर्त 1 में 2 है, 2 में 8 है, 3 में 8 है, 4 5 में 18 18 है, 6 7 में 32 32 है। 2 8 8 18 18 32 32। सबसे छोटा जो आवर्त है वो है आवर्त 1। सिलेनियम है, टेलुरियम है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, को विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर क्रमित करें। ये सारे जो है हमारे समूह संख्या 16 के तत्व हैं। ओसेटेपो ये सारे तत्व हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। पोलोनियम जो है ये उपधातु है, रेडियोधर्मी है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है पूरे आवर्त सारणी में। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है पूरे आवर्त सारणी में। हीलियम की आयनीकरण ऊर्जा सर्वाधिक होती है पूरे आवर्त सारणी में। पोलोनियम एक रेडियोधर्मी उपधातु है जो समूह 16 में अवस्थित है, जिसकी खोज मैडम मारी क्यूरी और उनके हस्बैंड पेरी क्यूरी ने की थी। पोलोनियम का नामकरण पोलैंड शहर के नाम पर किया गया है। HCl के साथ कौन अभिक्रिया करने के बाद चूने पानी का दुधिया विलयन बनाएगा? 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा जरूर होगा जो या तो कार्बोनेट होगा या फिर बाइकार्बोनेट होगा, है ना। क्योंकि जो धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं वही अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम पास करवाएंगे चूने के पानी से तो चूने का पानी दुधिया हो जाएगा। तो 4 विकल्प में से एक रहा होगा जो या तो धातु का कार्बोनेट रहा होगा या फिर बाइकार्बोनेट रहा होगा, वही हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ पर देख लो एक्सपेरिमेंट किया गया है। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट डाला गया है इस परखनली में, उसके बाद डाला गया यहाँ पर तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उत्सर्जित होती है। फिर इसको पास करवाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, यानी कि चूने का पानी। चूने का पानी से जब पास करवाया जाएगा तो ये चूने का पानी जो है दुधिया हो जाएगा। उसके बाद ये सिल्वर सल्फेट और बेरियम ब्रोमाइड इसका फॉर्मूला BaBr2 होगा, है ना। जैसे कि बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2, ऐसे ही BaBr2 होगा। कि अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखो सिल्वर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन ही रहा होगा। बेरियम ब्रोमाइड का रिएक्शन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा और बेरियम सल्फेट बनेगा, ठीक है। जो बेरियम सल्फेट होता है ये जल में अघुलनशील होता है, आप जानते हो।
ये जल में अघुलनशील होता है, ये ठोस के रूप में हमें प्राप्त होता है, ये अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, क्योंकि यहाँ पर बेरियम सल्फेट का जो है श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। बेरियम सल्फेट जो है ये श्वेत अवक्षेप है। अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप जल में अघुलनशील ठोस होता है। अब ये एक रासायनिक अभिक्रिया दी गई थी और इस अभिक्रिया को देखते हुए 4 विकल्प दिए गए थे, उनमें से एक करेक्ट या इनकरेक्ट बताना था। इस अभिक्रिया में देखो, जो HCl है, HCl से H छोड़ करके चला गया, HCl से H छोड़कर चला गया, यानी हाइड्रोजन का क्या हुआ? यहाँ पर ह्रास हो गया। तो हाइड्रोजन का ह्रास जो है उपचयन कहलाएगा, तो इसका हो गया उपचयन। जो MnO2 है, यहाँ से ऑक्सीजन छोड़ करके चला गया, है ना। देखो MnO2 जो है वो MnCl2 में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से ऑक्सीजन छोड़ कर गया, तो ऑक्सीजन का यहाँ से अगर ह्रास हुआ तो हम बोल सकते हैं कि इसका हो गया अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन कहलाएगा। तो यहाँ उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, तो ये अपने आप में एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। जिसका उपचयन होगा उसे अपचायक बोलेंगे, जिसका उपचयन होगा उसे हम लोग अपचायक बोलेंगे। मादा प्रजनन भाग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। मादा प्रजनन भाग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो आप एक काम करिए कि वीडियो पॉज कीजिए और पढ़िए इसको खुद से। सपोषी से संबंधित कथन आधारित प्रश्न पूछा गया था। सपोषी या भोजन जो है अपना स्वयं बनाते हैं, ये उत्पादक कहलाते हैं। पोषी स्तर में ये प्रथम स्थान पर आते हैं। ये हमारा टॉपिक लेवल्स हैं, इनमें जो प्रथम स्थान है ये उत्पादक का है, जो कि सपोषी होते हैं। पादप, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया तथा कुछ जीवाणु होते हैं जो सपोषी होते हैं। फूलों में प्रजनन प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है? तो प्रजनन प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले परागण होगा, यानी कि पोलिनेशन होगा। सबसे पहले जो पराग कण होगा वो पहुंचेगा वर्तिकाग्र पे, उसके बाद जाकर के निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो निषेचन के बाद बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। निषेचन के बाद क्या होगा? जो बीजांड है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है, जो अंडाशय है वो फल बनता है निषेचन के बाद। ये सारी कहानी जो है अब निषेचन के बाद हो रही है। जो बाह्यदल है, पंखुड़ी है, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, ये सारे मुरझा करके गिर जाते हैं। बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है, जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को अंकुरन कहते हैं। एक बार निषेचन हो गया तो बीजांड जो है बीज में परिवर्तित हो जाएगा, अंडाशय जो है फल बन जाएगा, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका, ये सारे मुरझा करके गिर जाते हैं और बीज में भ्रूण होता है। वही भ्रूण जो है आगे चल करके जर्मिनेट करता है और प्लांट बनता है। प्रकाश संश्लेषण में जल के कितने अणु भाग लेते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, इसमें भाग ले रहा है जल के 12 अणु। जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, उनमें ये 3 स्टेप्स होते हैं, ये 3 चरण होते हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। ये जो जल अणु है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये जल टूटेगा, फिर ये जो हाइड्रोजन है जाकर के जुड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड से और यहाँ पर इसका रिडक्शन होता है, इसका अपचयन होता है और ग्लूकोज बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये अपचयन कौन करवाएगा? जल से जो ये हाइड्रोजन मिलेगा ना वो करवाएगा। तो ये 3 चरण होते हैं मुख्य रूप से। मानवों में 46 गुणसूत्र में से जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो जनन कोशिका, मादा जनन कोशिका हम लोग किसको बोलते हैं? अंडा को एग को बोलते हैं, है ना, अंडाणु को बोलते हैं, मादा युग्मक है ये। नर जनन कोशिका शुक्राणु को बोलते हैं, ये नर युग्मक है। तो जनन कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं, अन्य सभी कोशिका में 40 होते हैं। अंडा और शुक्राणु जब आपस में निषेचित होते हैं तो युग्मनज बनता है और युग्मनज जो है ये एक कोशिकीय होता है और इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं। युग्मनज में 46 गुणसूत्र होते हैं, इनमें लिंग गुणसूत्र या तो XX होगा या फिर XY होगा। XX अगर युग्मनज से लड़की जन्म लेना है तो, XY अगर युग्मनज से लड़का जन्म लेना है तो। नोट, जनन कोशिका अथवा युग्मक में केवल एक गुणसूत्र होता है, क्योंकि जनन कोशिका में 23 ही क्रोमोसोम होते हैं ना, तो या तो X होगा या फिर Y होगा। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल
अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं यानी कि सस्पेंडेड होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। जो ये रक्त है ये तरल संयोजी उत्तक है। तो ये हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।